सर ये जो कोर्ट हम देखते हैं मूवीज में, कटघरा है और 4 लोग बैठे हैं, जज साहब, यही एक्चुअल कोर्ट है? ऐसा नहीं होता यार। तो इसके पास मत जा यार, ये बेल देता ही नहीं है कभी किसी को। बेल चाहिए तो इसके पास लगाइए, फटाफट बेल देता है। ऐसा होता है? अगर आप अपने घर से निकले, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर चाय गिरा दी गरम गरम और आप जले भुने आए हो, तो आते सबसे पहले क्या हो रहा है? ऑफिस में डांट मारोगे 2-4 लोगों को। नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? बायसनेस हर किसी के साथ होती है। तो हाई कोर्ट में अगर कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो इनिशियल में कितना कमा लेता होगा महीने का? हो सकता है 200 करोड़ का काम कर रहा हो सकता है 2 करोड़ का कर रहा हो। ये 200-300 करोड़ पॉसिबल है आराम से। आज की डेट में टोटल कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है? करोड़ों की संख्या में। इनफैक्ट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि उन सारे केसेस को टैकल कर सके। अमीर आदमी जाता है फटाफट डेट पढ़े, गरीब आदमी जाता है लंबी लंबी डेट पढ़नी चाहिए। तो ये अगली तारीख लेना इतना कैजुअल और इतना इजी क्यों है? आपके वकील साहब नहीं आए तो डेट लग गई, मेरे वकील साहब नहीं आए तो डेट लग गई, स्टेनो अवेलेबल नहीं है तो डेट लग गई, फाइल नहीं मिल रही डेट लग गई, जज साहब छुट्टी पे हैं 2 डेट लग गई। तारीख पर तारीख मिलती रही है। ये जज क्या खुद को सरकार से ऊपर समझते हैं? अब ये पावर है तो यूज होता है, जिनको सब लोग गालियां देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे गलत काम करती है जो इंडिया में अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस कुछ गलत करता है तो उसको कोर्ट पकड़ लेगी, कोर्ट में वकील से गलत हो गया तो जज पकड़ लेगा, जज से गलत हो गया तो कौन है? हमारा हर पॉडकास्ट आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। आज आपको लेके चलते हैं सीधे कोर्ट की दुनिया में, जहां कोर्ट के अंदर की बातें और उसके बाहर का ड्रामा सब आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। आजकल जो भी आपके आसपास हो रहा है उस पर कोर्ट का क्या कहना है? लीगल है कि इलीगल? भारत की न्याय व्यवस्था का असली सच क्या है? हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है? बाकी देशों की तुलना में हमारे क्या हाल है? ऐसा क्यों होता है कि कोई वकील 20-25 हजार कमाने को तरसता है और कोई वकील 20-25 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए सिर्फ एक हेयरिंग के कमाता है? ये आतंकवादी लोगों को वकील क्यों मिल जाते हैं? ये छोटे छोटे केस जो एकदम ऑब्वियस हैं, यार इसमें तो तुरंत फैसला दो, तुरंत फांसी दो, यहाँ पे सालों क्यों लग जाते हैं? इंडिया में कितने कोर्ट केस पेंडिंग है और वो क्यों पेंडिंग है? जो मूवीज में आपको कोर्ट रूम दिखाया जाता है और एक्चुअल में जो कोर्ट रूम है उसमें क्या फर्क होता है? ये जो मीडिया में ट्रायल होते हैं, मीडिया में न्यूज चलती है, क्या उससे जज अपने डिसीजन बदलते हैं? क्या जो इमोशनल अपील के डायलॉग होते हैं कि जज साहब ये, जज साहब वो, क्या इसका कोर्ट में कुछ असर पड़ता है? इंडिया में इतने ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड आखिर हुई क्यों ना है? इन सभी बातों पे करेंगे खुल के चर्चा, ताकि भारत का एक आम आदमी भारत की न्याय व्यवस्था को, कोर्ट को, जज को, वकील को अंदर से लेके बाहर तक जान पाए, समझ पाए, कुछ गलतियां करने से बच पाए और अपनी अंडरस्टैंडिंग देश के प्रति सुधार पाए। भारत में न्याय लेट क्यों मिलता है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। ये बात करने के लिए हमारे पास है एक जाने माने वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, विकास नागवान। ये नेशनल लेवल की एक लॉ फर्म को रन करते हैं, अलग अलग एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं और देश की 8 हाई कोर्ट में अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं। तो चलो चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम विकास जी फॉर द सेकंड टाइम इन द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सर अपना फर्स्ट टाइम वाला पॉडकास्ट जबरदस्त गया, लोगों ने जबरदस्त पसंद किया, और वो जो अपना रिलेशनशिप वाला पार्ट था। अब लेकिन मैं कानून के और कोर्ट के और वकीलों की अलग एक एस्पेक्ट को लेके आना जा रहा हूँ। तो उस पर अपन बात करते हैं कानून की व्यवस्था पे, फिर अपन बात करेंगे एक वकील और जज के ऊपर। चले? डेफिनेटली। तो सर सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा सवाल हर आम आदमी का है कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में या आज की डेट में टोटल कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है और इसके पीछे क्या कारण है डिले होने का? देखिए, पहले तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो है कानून पेंडिंग है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है। ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि उन सारे केसेस को टैकल कर सके। सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं, अब 33 जजेस डिवीजन बेंच में बैठेंगे, फिर 3 जजेस की भी बेंच होती है, 5 जजेस की भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। तो जब आपके पास लाखों केसेस हैं तो आपको लगता है कि 33 लोग डिवीजन बेंच में बैठते हुए उसको खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। जहां होना ये चाहिए कि कुछ हजारों लोगों पे एक जज हो, वहां कई लाख लोगों के ऊपर भी जो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जज की अपॉइंटमेंट है, वो नहीं है उतनी अच्छी। तीसरा, जो डेट्स हैं वो बहुत लंबी पड़ती हैं, काम करके राजी नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि जितने केसेस पेंडिंग पड़े हों तो उसको डिस्पोजल कम हो जाता है। चौथा, हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अगर आपने एक बार केस शुरू कर दिया तो ये बीमारी की तरह है कि मुकदमा टाइम लेगा। वो मुकदमा इसलिए टाइम लेता है क्योंकि जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस बीच में आ जाती हैं। होना तो ये चाहिए कि एक आदमी ने कुछ किया, क्लेम फाइल किया, दूसरे ने उसको जो डिनाई किया, एडमिट किया, जो भी करना है, आप अपनी गवाही दो, वो अपनी गवाही दो और केस खत्म, जो भी डिसीजन हो। लेकिन होता क्या है
कि बीच में एप्लीकेशन आ गई जिसका केस मेंटेनेबल नहीं है, मुझे एडिशनल कुछ फाइल करना है, मुझे कुछ जो आपकी FSL से रिपोर्ट मंगवानी है, इसने कागज़ ठीक से सप्लाई नहीं किए, और भी 50,000 चीज़ें आ जाती हैं, और जब डिक्री ले तो उसके एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, एक साइकिल क्रिएट कर देते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हमारे जो जिनको सब लोग गालियां देते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, उनमें पॉलिटिकल विल नहीं है कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। कोविड में बहुत सारे जो कोर्ट हैं दिल्ली के, वो तो हो गए ऑनलाइन, लेकिन मेजॉरिटी स्टेट में अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑनलाइन नहीं है। अब आप यहाँ मान लो राजस्थान में बैठे हो और कोई केस हो जाता है हरियाणा में या फिर लेट्स से दिल्ली में हो जाता है, दिल्ली में वो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका केस कलकत्ता चल रहा है तो आपको ट्रेन से प्लेन से पहुंचना पड़ेगा, फिर उसके बाद वापस आओगे, उसके बाद नेक्स्ट डेट होगी, फिर वही सिचुएशन रहेगी। तो आपका प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। अगर किसी डेट पे नहीं गए तो 6 महीने बाद की डेट पड़ जाएगी। एक प्रोसीजर लंबी में अपन जैसे मैंने लास्ट बार एक बार बात की थी कि भाई अमीर आदमी चाहता है फटाफट डेट पड़े और ताकि मैं केस से फ्री हूँ, गरीब आदमी चाहता है लंबी लंबी डेट पड़नी चाहिए। तो ये लंबी लंबी डेट पड़ने के दो तरीके भी, एक तो वकील साहब को पैसे दे, वकील साहब ये कुछ पैसे ले लो, मुझे यार तारीख 6 महीने बात किया, ऐसे लंबी दिलाओ। तो ये जो तारीख वाला जो सिस्टम है, ये कोर्ट में कुछ ऐसा वो नहीं हो सकता क्या कि ये तारीख 6 महीने की पड़ रही है कि 30 दिन से ज्यादा लंबी तारीख नहीं पड़ेगी, या तारीख का कोई सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि यार वो आज शाम को तारीख थी, मैं गया नहीं, मैंने बोल दिया अगली तारीख ले लेंगे। तो ये अगली तारीख लेना इतना कैजुअल और इतना ईजी क्यों है? वो ईजी इसलिए है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है ना। जजेस एक दिन में कैपेबिलिटी नहीं है, आप 100 केस नहीं सुन सकते, और सुन लोगे तो कितने डिस्पोज कर दोगे। बहुत स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ डेट देने का काम पेशकार करता है। जज साहब के पास तो सिर्फ डेट में बाद में पहुंचती है कि ये तारीख मैंने दे दी। अब आप एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको इतने सारे केसेस डिसाइड करने पड़ जाएं तो आपके मेरे बस के नहीं है। कई बार तुम्हें दाद देनी चाहिए उन जजेस की जिनका डिस्पोजल बहुत अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो है वो काम करने में थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं। आपने बोला कि डेट पड़ेगी जी, तारीख ले लेंगे। अब तारीख लेने के भी 50,000 तरीके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जयललिता का केस हुआ, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था, 1996 में हुआ था शायद। और उस केस के अंदर इतनी एडजॉर्नमेंट्स एप्लीकेशन आई, कभी कह रहे जी पेपर नहीं मिल रहा, कभी वो लेजिबल नहीं है, एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला, एक अक्यूज आ रहा है दूसरे की एग्जेम्पशन मूव हो रही है। जयललिता मर गई थी लेकिन केस चल रहा था। आप सोच समझ सकते हो कि जुडिशियल सिस्टम कैसा है। हमारा कानून तो ये बोलता है कि केस चेक बाउंस का केस है 6 महीने में निपट जाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस के केस है 6 महीने में निपटा दो। तारीख ही 8-8 महीने की पड़ रही है। 6 महीने ये लिखा है कागज में कि निपट जाना चाहिए ऐसा कुछ? बिल्कुल, कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल अगर आपकी कोई एप्लीकेशन मूव हो गई तो 60 दिन में उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना चाहिए। चेक बाउंस का केस तो 6 महीने की गाइडलाइन है, मतलब कानून में लिखा हो कि खत्म कर दो। लेकिन आपके केसेस इतने ज्यादा हैं कि उन केसेस में वो डेट ही आपकी 6 से 8-9 महीने, कई बार तो 1-1 साल की डेट पड़ जाती है। तो कहाँ से डिस्पोज कर लोगे? और जब तक आपके दूसरी डेट आती है तब तक लाखों केस और आ जाते हैं। मतलब एक दिन में अगर 10,000 केस का फैसला भी तुम कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। 50,000 केस नहीं आ रहे, 50,000 केस और आ जाएंगे। तो जो बैलेंस है वो तो हमेशा माइनस में ही जाने वाला है। अल्टीमेटली पहाड़ तो बढ़ेगा ही साथ में। अगर मान लो केस हो गए आपके, आज इस महीने 1 लाख केस फाइल होते हैं, और मान लो 50,000 डिस्पोज भी हो गए, तो उन 50,000 में से 30,000 की अपील भी फाइल होगी। तो एक्चुअल डिस्पोजल आपका 50,000 का नहीं हुआ, 20,000 का हुआ सिर्फ। 30,000 तो हाई कोर्ट चले गए, अपील में चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आपका डिस्पोजल रेट ऊपर जाते जाते वो जो एक्चुअल इफेक्टिव डिस्पोजल है वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं कि कोर्ट ने हमको फैसला दे दिया, अब मानेंगे, बोले जिसने भी दिया इससे ऊपर चलना है, से डिस्ट्रिक्ट ने दे दिया तो हाई कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट ने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। आदमी मानता ही नहीं है। तो कानून ऐसा है ना, तो कानून ऐसा आपके फेवर में आ गया तो मैं जाऊंगा, मेरे फेवर में आ गया तो आप जाओगे। तो आपको पता है कि यार ये तो अभी मैंने इस कोर्ट से सेटल किया है, अगर मैं 10 साल में यहाँ लगाया तो 20 बार 30 बार हो गई उम्र अपन दोनों की पूरी। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर इतनी ही डिले है तो इसके दो चीजें हैं कि भाई या तो आप जज बहुत सारे अपॉइंट कर दो, तो एक जज अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे बहुत तेजी से? ये तो 33, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट में चलो 33 है, तो यहाँ पे क्या 66 का प्रोविजन नहीं हो सकता? अगर हाई कोर्ट में जितने हैं क्या वहां पे डबल ट्रिपल नहीं हो सकते? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नहीं बन सकती, और नई भर्तियां नहीं हो सकती? देखो, हर कोर्ट का ना अलग सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो उनकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये भी बात चल रही है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो है वो आप साउथ इंडिया चेन्नई में भी शिफ्ट कर दो, क्योंकि इतने दूर साउथ इंडिया से लोगों को इंडिया मतलब दिल्ली आना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो भी शिफ्ट नहीं हो रही है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की 4 ब्रांचेस शिफ्ट हो जाए, कि एक बॉम्बे में हो जाए, चेन्नई हो जाए, कोलकाता हो जाए, ताकि अपने एरिया के पास में आप जाके पहुंच सको। लेकिन और साथ में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा है
मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स के अंदर जितनी उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि जितने जजेस होने चाहिए उतनी डिप्लॉयमेंट नहीं है, उतनी अपॉइंटमेंट नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है, लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। सरकार कह रही है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लेके कि हम अपने हिसाब से जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी सेट करेंगे, साथ में वो कह रहे हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट में भी हमारा से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कोलेजियम सिस्टम है हमारा, हम ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। देखो दोनों सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पूरे दुनिया में हमारा देश अकेला ऐसा देश है जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो बिल्कुल पैरामाउंट है। जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और इतनी इंडिपेंडेंस शायद ही किसी दूसरी कंट्री के किसी और सुप्रीम कोर्ट को मिली हो या किसी और कोर्ट को मिली हो। तो ये अपने आप में अलग इकोनॉमी है, अलग सिस्टम है, अलग चीज़ें हैं। आपको और हमें बैठ के यहाँ लगता होगा कि देश जो है वो पॉलिटिशियन चला रहे हैं या एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी जो देश चल रहा है वो कोर्ट की वजह से चल रहा है कि कोर्ट डायरेक्शन देगा कि तुम्हें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, ये कानून बना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो बात क्या आती है कि उन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जितने लोगों को अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उतनी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि एक तो सिस्टम बन गया कॉलेजियम, अब वो डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है। कॉलेजियम क्या है, मतलब मैं तो समझता हूँ, एक बार ऑडियंस के लिए समझा दीजिए। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो एग्जाम हो गया कि आप एडीजे लग गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए भी एग्जाम हो गया, लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपका एग्जाम नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एग्जाम होता है। एक बार सर इसमें मैं जजेस पे आऊंगा, एक बार मुझे लेवल और बता देंगे कि भाई कैसे कोर्ट नीचे से काम कैसे करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कवर करती है, उसके अंदर क्या पावर है, फिर उससे ऊपर क्या, उससे ऊपर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे और क्या होता है, उसको थोड़ा सा एक बार नीचे से चलना शुरू कर देते हैं, नीचे से चालू करते हैं। तो सबसे नीचे अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ठीक है, जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास होते हैं, जिनकी एक पनिशमेंट का दायरा बांध दिया कि आप 3 साल की जेल दे सकते हो, आप 5 साल की जेल तक का प्रोविजन है। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। वो उसके बाद उसकी जब प्रमोशन होती है तो वो सेशन कोर्ट में आता है, तो वो एडिशनल सेशन जज एडीजे मतलब एएसजे बनेगा या फिर वो सेशन जज बनेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए। सेशन कोर्ट मतलब हो गया जिला स्तर, पूरा जिला स्तर पे, और ये जो आपने पता है वो हो गया और नीचे तहसील स्तर पे हो गया। तो सीजीएम जो हो गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, वो थाने से रिलेटेड होता है कि इसके अंडर में 3 थाने हैं, इन तीनों थाने का सारा क्रिमिनल केसेस पे जाएंगे, ठीक है, ताकि वो डिस्पोजल ठीक से हो सके। जब आप सेशन कोर्ट तक चले गए और अगर सिविल साइड पे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगी वो आपकी हाई कोर्ट के लिए होगी, अब आप हाई कोर्ट के जज बनोगे। तो हाई कोर्ट के जज का जो क्राइटेरिया होता है वो ये रहता है जनरली कि 25% जो लोग जज बनेंगे वो प्रमोशन से आएंगे, और 75% जनरली वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली बाहर से आते हैं, एडवोकेट्स होते हैं जिनको जज बना दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप जूरिस्ट हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है लॉ को लेके और आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको हम डायरेक्टली जज बना देते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट वहाँ रहती है। फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये है हायरार्की। तो आपका जब तक आप सेशन कोर्ट में एडीजे बनोगे या मैजिस्ट्रेट बनोगे तो उसके लिए एग्जाम होता है कि आपने लॉ किया, एग्जाम दिया और आप जज बन गए, एडीजे के लिए भी। उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एग्जाम नहीं है। लेकिन कोलिजियम सिस्टम क्या है? सरकार बोलती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होंगे उसमें सरकार का जो हम है, सरकार है, हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारा से होना चाहिए कि किसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो हम उस कमेटी का पार्ट बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम जजेस हैं, हम ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में ऐसा नहीं होता कि जजेस को जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। और इसीलिए शायद कभी रिपोर्ट भी, आरोप भी शायद ये लगता है कि यार ये हर जज आपस में रिलेशन में ही है, यहाँ भी नेपोटिज्म टाइप है कि कोई ना कोई जज किसी न किसी के अपने ही बेटे को, भतीजे को, इसको उसको बना देता है। ये भी आरोप लगते रहते हैं। चंद्रचूड़ साहब के फादर भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ऐसा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो ऐसा तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ ये है कि ये हर चीज़ का मैटर करती है। जिसको आप जानते हो, जो बार बार आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं आपको पता है कि किस लेवल की काम है इनका, किस लेवल की नॉलेज है, आप उसी को तो बनाओगे ना। अब यहाँ पे इतने 4-5 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप बोल दोगे कि जी मुझे अपने ऑफिस के अंदर अभी मैनेजर बनाना है किसी को, तो उन्हीं लोगों को बनाओगे ना जिनको आप जानते हो। बाहर से उठा के कहाँ से लेके आओगे? तो थोड़ा थोड़ा एलिगेशन तो ये लगता रहता है। कोलिजियम सिस्टम में कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि ट्रांसपेरेंसी का इशू है, और उस ट्रांसपेरेंसी के इशू से सरकार चाहती है कि हमारी अगर इसमें से हो जाएगा तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो जजेस की अपॉइंटमेंट है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को या बाकी जो हाई कोर्ट है उनको भी ये लगता रहेगा कि अगर अपॉइंटमेंट सरकार के हाथ में चली गई तो इंटरफेरेंस होगा,
भाई इंडिपेंडेंस कहाँ रह गई? सही बात है। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट वो रहनी अपना आदमी चाहिए, बैठा देगी, सरकार अपने काम करवाने लग जाएगी। लेकिन आज भी जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी जो रिपोर्ट, जब जमाली रिकमेंडेशन आ गई तो लॉ कमीशन के पास जाती है ना, तो प्रेसिडेंट के पास और जो बाकी हमारे लॉ रिपोर्ट जो आईबी है, वो आईबी की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी भी रिपोर्ट आती है, तब जाके तो जजेस अपॉइंट होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो ये तो है आपका अपॉइंटमेंट का सिस्टम। अब आपके पास अगर मान लीजिए किसी कोर्ट के अंदर 40 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी और आज हैं सिर्फ 20, तो आप उस केसेस का डिस्पोजल कर नहीं सकते, और बाकी 20 लोगों को अपॉइंट करने के लिए फिर आपको काट छाट करनी पड़ेगी कि किसको लेके आना है। तो जितना फास्ट लोगों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, और इसी वजह से जो केसेस डिस्पोज होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। इवन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आप देखोगे तो एक एक जज के पास कई बार 300 केस लिस्टेड है पर डे। अब आप 10:30 बजे बैठते हो, 4:30-5 बजे तक का आपका टाइम है। कुछ जजेस हैं जो शाम तक भी बैठते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में तो मैंने देखा है कई बार रात को 9 बजे तक हमारी बेंच चलती है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाते हैं। इवन छुट्टी के दिन भी मैं कोर्ट को असिस्ट किया मैंने। तो आप सोचो कि अगर आपको बिठा दिया जाए वहाँ पे, तो 10:30 से 1:30 बजे तक 3 घंटे हो गए, फिर 2:30 से 4:30 बजे, तो टोटल 5 घंटे आप काम करोगे। 5 घंटे में अगर आपको 300 केस आपके पास लिस्टेड है तो 600 लोगों को सुनना पड़ेगा और 300 केसेस में ऑर्डर करने पड़ेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप एक एक पेज का अगर लिखवाने भी लग जाओ ना, आप 300 ऑर्डर एक दिन में कर नहीं सकते, नहीं लिखवा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए तारीखें ज्यादा दी जाती है, इसलिए तारीख दे दी जाती है, और इसलिए केसेस बहुत ज्यादा चलते हैं। और जो पुराने केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं उसको खत्म भी करना है। अब नए भी तो आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं। ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली सॉल्यूशन इज कि या तो आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ाओ या टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करो, कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्पोजल जितना अच्छा होगा, हाई कोर्ट में आपको भी एक फनल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर हाई कोर्ट ने करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में भी फनल क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, लोगों के सामने इस तरीके की चीजें लाने के लिए कई बार इस तरह के ऑर्डर हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि हमें न्याय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलेगा ही नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर हैं, जैसे बेल का लेके बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेज कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, कि भाई बेल मिलनी चाहिए, जेल जो है एक्सेप्शन होना चाहिए। बड़ा सिंपल है। लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस बेल की एप्लीकेशन फाइल करते हो, अगर 1000 बेल की एप्लीकेशन फाइल होती है तो 700 डिसमिस हो जाएंगी, तो आपको फिर अगेन हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली उल्टा चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगता है कि अगर हम थोड़े से ठीक से काम ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर लेंगे तो हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाएंगे कि हमने किसी का फेवर कर दिया, तो डरते हैं इस चीज को लेके। जुडिशरी या तो इंडिपेंडेंट है तो बेबाक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि भाई साहब पुलिस ने गलत किया है तो गलत किया है, तुमने गलत किया, सरकार ने गलत किया तो गलत किया है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि वो लगता है कि भाई पुलिस ने अगर इसको अरेस्ट करके दे दिया, हमें कस्टडी में आ गया, तो हम बेल नहीं देंगे, तुम हाई कोर्ट से जाके ले आओ। अब तुम्हारा काम भी बढ़ गया और हाई कोर्ट का काम भी बढ़ गया, जो नीचे निपट सकता था। और एक और चीज है जैसा, इसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत मूवियों का भी रोल है, क्योंकि मैंने जितनी भी मूवीज देखी है या बनती है, फर्स्ट हाफ में मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरवल के पहले तो भाई साहब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके साथ अन्याय सारा हो ही जाता है। फिर हीरो कहता है अरे हो गया तुम्हारे साथ अन्याय, मैं खड़ा हूँ, चलो हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट में कुछ ट्विस्ट आता है, फिर वो एंड का क्लाइमेक्स अच्छा देने के लिए चलो सुप्रीम कोर्ट। तो वो वहां दिखाया जाता है, आज भी कहता है न्याय की लड़ाई क्या है, नीचे तो एडजस्टमेंट है, वो तो ऊपर ही न्याय मिलेगा। वहां हमारा तो जो हीरो आया था वो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से छुड़ा के लाया था, तो वही न्याय है, नीचे तो कुछ ही नहीं। तो नीचे का न्याय मान लो कि शायद वो लोग जा ही इसलिए रहे हैं कि यार जाना जरूरी है नीचे, ऑप्शन होता तो हम तो चलो ही सुप्रीम कोर्ट से। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास आर्टिकल 32 में एक पावर है जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को बचाने की। तो एज ए सिटीजन अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट हो गया, राइट टू रिलीजन वायलेट हो गया, कुछ भी, राइट टू फ्री स्पीच है आर्टिकल 19, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और लोग जाते भी हैं। अभी वक्फ एक्ट के ऊपर देखते रहे आप चल क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर चला गया कि वक्फ में जो अमेंडमेंट आई है वो इलीगल है, और वो बहस चल रही है उसके ऊपर। भाई सरकार कह रही है कि हम एज ए पार्लियामेंट में से हम एक कानून बना के लेके आते हैं, और हमने बहुत डेलिब्रेशन की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने खूब डेलिब्रेशन करने के बाद एक कानून बना दिया। अब वो कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई भी कर रहा है, नोटिस भी इशू कर रहा है, वेट भी कर रहे हैं कि इसका जवाब क्या आएगा, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन
कितना इंटरफेरेंस होना चाहिए लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर। जगदीप धनखड़ जी का बयान था कि भैया ये जो अब हमने सरकार ने बना दिया तो ये जज क्या खुद को सरकार से ऊपर समझते हैं, तो बड़ा कमेंट उन्होंने इसी तरह का ही किया। देखो वो उपराष्ट्रपति हैं इस टाइम पे, हाँ। वो कमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके पास भी। कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर हमारे जो संविधान है उसके अंदर इस तरीके की प्रोविजन दे रखे हैं जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी की पावर अलग है, जुडिशरी की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, इवन ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जिससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। तो आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक हायरार्की मेंटेन होगी, अलग हायरार्की है, दोनों का इंटरफेरेंस नहीं है आपस में, तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस कानून को अगर उसको लगता है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है या आर्टिकल 21 का वायलेशन है या फंडामेंटल राइट में किसी का वायलेशन है, तो उसको डिक्लेयर कर दो नल एंड वाइड है, ये अल्ट्रा वायरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये पावर है तो यूज होता है। बात सिर्फ इतनी है कि सेंसिटिव मैटर्स है, हर मैटर के अंदर किसी भी कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि आप सारे के सारे लेजिस्लेटिव बॉडी के जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, उसको अगर हर बार सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाओगे तो आपके जो बाकी के ह्यूमन राइट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनके जो इश्यूज हैं, जिनको बेल का दिक्कत चल रही है, जिनके प्रॉपर्टी के मैटर फंसे हुए हैं, इवन जो आपके फैमिली मैटर्स के इशू हैं, उनकी सुनवाई कब हो पाएगी? उनके लिए भी तो डिस्पोजल होना चाहिए ना। तो बहुत सारे लोग सिर्फ जेल में इसलिए हैं कि उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ, मतलब अगर उनको पता है ढंग से तारीख मिलकर डिस्कशन का तो छोड़ देंगे, वो तारीख तो मिले तो डिस्कशन तो हो। मेजॉरिटी देखो, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे गलत काम करती है जो कहीं ना कहीं एक खास रीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं, और कई बार कोर्ट से भी ये गलती हो जाती है जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाती है। आप जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो, वो पब्लिक परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। लोगों को अगर ये लगेगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा, जो हाईलाइटेड मैटर्स हैं, अगर आप सिर्फ उनकी सुनवाई करते हो तो आपकी इमेज खुद खराब होती है। आप या तो सबको बराबर टाइम देना शुरू कर दो। भाई, कोई भी ऐसा कानून जो पूरे देश पे लागू हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आपको सुनना चाहिए, आप सुनो। लेकिन उसके चक्कर में किसी एक आदमी जो कि जेल में बैठा हुआ है, आप उसके केस के साथ अन्याय नहीं कर सकते कि उसका केस मैं बाद में सुनूंगा, क्योंकि एक आदमी भी, उसके भी तो राइट्स है ना। उसका ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले आदमी हो तो उसके राइट्स नहीं है, उसके भी तो राइट्स हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो दिक्कत रहेगी इस चीज में। और ये पब्लिक परसेप्शन जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आज आप और हम सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कोर्ट की रेपुटेशन खराब हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट होता है उसमें लोगों को समझ नहीं आती कि कानून क्या है, वो कोर्ट के बारे में गलत भी बोलते हैं। तो कोर्ट को अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में कोर्ट की छवि खराब होती चली जाएगी। कोर्ट की एक छवि किस कारण से भी खराब होती है, मैं काफी ट्वीट वगैरह में ऐसा जगह देखता हूँ कि भाई इतने कोर्ट केस पेंडिंग है, इतनी कमी है, उसके बाद जज साहब की छुट्टियां देखो, वो छुट्टी बहुत ज्यादा लगती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनकी, कि अरे यार यहाँ छुट्टी पे चलेगा, अभी गर्मी की छुट्टी आएगी, अब सर्दी की छुट्टी आएगी, विंटर वेकेशन आएगी, तो इतनी छुट्टियां क्यों करते हैं? छुट्टियां ज्यादा क्यों करते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि आपके कानून में, जो हमारे कानून में लिखा हुआ है कैलेंडर है, उस कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है, और वो जब तक कानून में चीजें चेंज नहीं होंगी तब तक उन छुट्टियों का इधर उधर होने वाला कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जब हम ये बात बोलते हैं कि कोर्ट की छुट्टियां ज्यादा हैं, तो हम दूसरी तरफ ये नहीं बात करते हैं कि कोर्ट संडे को भी बैठता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, रात को 12 बजे भी उनके सामने पेशी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है तो जब आपकी छुट्टियां चल रही होती हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां हैं, तो उसमें भी 2 या 4 जजेस की बेंच बैठ के सुनवाई करती है इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए। एंटिसिपेटरी बेल आ गई, कोई स्टे का मैटर आ गया, कोई अर्जेंट मैटर आ गया, तो उसके आप मेंशन करके सुनवाई करवा सकते हो। उस पर सुनवाई भी होती है, जो ऑर्डर है वो भी पास होता है, उस पर कोई बात नहीं करता है। हाँ, ये है कि जो छुट्टियां हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं, होनी भी चाहिए, डिस्पोजल अगर बढ़ाना है तो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें एक तरफ की चीजें पता है और दूसरी तरफ की चीजों पे हम बात ना करें। मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ एक मैटर हुआ, ये पैरालंपिक का मैटर था, और उसमें एक हफ्ते में उसमें लगभग 3 या 4 डेट लगी। लास्ट डेट जो लगी थी वो सैटरडे के दिन लगी थी, जब पूरा कोर्ट बंद था। जज साहब उन्होंने बोला कि ये मैटर जो है इंपॉर्टेंट है, आप सैटरडे को आओ, सुबह आ जाओ और सुबह आर्ग्यूमेंट करेंगे। सुबह 10:30 बजे आर्ग्यूमेंट होने थे, हम 10 बजे पहुंच गए थे। 10 बजे पहुंचे, हमने कार्रवाई, मतलब जो आर्ग्यूमेंट थे, बहस शुरू की। कहीं जाके वो मैटर आधे पौने घंटे आर्ग्यू होने के बाद बात हुई कि आप 1:30 बजे आ जाओ। 1:30 बजे फिर आर्ग्यू किया। उसके बाद बात हुई शाम को 5:30-6 बजे दोबारा फिर आ जाओ। हम शाम को 7 बजे कोर्ट से निकले हैं। अगर एज ए लॉयर मैं शाम को 7 बजे तक काम कर रहा हूँ,
तो सोचो कि जो जज साहब छुट्टी पे जा सकते थे वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उस कोर्ट में बैठे हुए हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करता कि अगर मैटर इंपॉर्टेंट सबकी नजर में है, वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम किसी की नजर में नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक हमारी जज साहब हैं, वो रिटायर हो गई है, वो संडे को भी काम करती थी कई बार। अभी वो शी इज प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने संडे को काम किया है। एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये बात, रात को 9-9 10-10 बजे तक काम होता है। जज की जो काम है वो दैट इज नॉट ईजी जब आपका ओवर बर्डन है। लेकिन आपका अगेन आई एम टेलिंग यू, पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो मैटर करता है। आपको अपनी छवि खुद सुधार के रखनी पड़ेगी। पब्लिक परसेप्शन ये है यार, तुम इतनी छुट्टी क्यों लेते हो, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम ये क्यों किया, वो क्यों किया। देखो आप समझो मेरी बात, कोर्ट में 2 आदमी जाएंगे, एक जना जाएगा बोलेगा कि मेरा राइट है, दूसरा कहेगा इसका राइट नहीं है, मेरा राइट बनता था। कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन है, या तो इसके फेवर में कर दे जो मांगने आया है, या उसको डिसमिस कर दे, यानी कि दूसरे के फेवर में मान गया। तो एक ना एक बंदा तो कोर्ट को गाली देगा ही देगा। या तो ये बोलेगा कि जज साहब बेकार थे, या बोलेगा इनको समझ में नहीं आता, या फिर वो अपील में जाएगा। तो दोनों में से एक पार्टी हमेशा लड़ने के लिए तैयार होगी। तो वो लड़ाई आपकी सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है और उसके बाद भी कोई ना कोई इशू रह जाता है। मेरे पास जो सबसे पुराना मैटर आया था दैट वाज डिस्प्यूट ऑफ 1958 और वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। 55 साल बाद, 55 साल से भी ज्यादा हो गए। 58 था। वो तो पीढ़ियां लड़ रही होगी उनकी, या वही थे? पीढ़ियां लड़ रही थी, वही थे या पीढ़ी थी? और जो लैंड अलॉट हुआ था 1926 में लैंड अलॉट हुआ था, तो लगभग 90 साल के आसपास हो चुके थे जब वो डिस्प्यूट होना चाहिए था शुरू में। वो 90 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। और उसमें भी अभी खैर उसके आगे ऑप्शन नहीं है, वहां भी जो भी फैसला आएगा वो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब वो वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए बोल के कि जो 1958 में हमने केस किया था वो तो चलो डिसमिस हो गया, लेकिन जिसके फेवर में आपने प्रॉपर्टी अलॉट कर दी थी वो इलीगल था, उसको चैलेंज कर दिया। अब वो डिस्प्यूट अगले 100 साल चलेगा। ठीक है, तो खानदानी परंपरा है। हमारे खानदान में क्या होता है, बोले केस लड़ा जाता है 3 पीढ़ियां लड़ रही है, 3 पीढ़ियां और लड़ेगी। हमारे कानून में इस तरह की सिचुएशन है। सर फास्ट ट्रैक कहते हैं, अब तो फास्ट ट्रैक हो गया भैया, अब तो फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक फास्ट है या फास्ट ट्रैक भी स्लो है? फास्ट ट्रैक स्लो है। फास्ट ट्रैक स्लो है हो गया है। अच्छा, जब लेके आए थे तो इसलिए लेके आए थे कि जो केसेस हैं वो टाइम से रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं और इस वजह से जो उनकी स्पीड थी ऑटोमेटिकली स्लो हो गई है। तो सुपर फास्ट ट्रैक का कोई कानून अभी तक तो नहीं है कि भाई सुपर फास्ट ट्रैक लेके आओ यार, कुछ तो करो? अभी तक नहीं है। बोलते हैं कि भाई केसेस को जल्दी खत्म कर लो, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो सर कुछ 1-2 सवाल हैं मेरे एज जनता की तरफ से मैं आपसे कर रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं जिसमें जनता का सेंटिमेंट होता है कि यार भाई साहब, जैसे मान लो सबसे बड़ा एक मैटर करो कि अपने मुंबई अटैक हुए, टेररिस्ट था, कसाब है, हाथ में गन है, गन चलाते हुए दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है कि भैया इसने किया, टेररिस्ट है, बाहर का है, अब फैसला करो, खत्म करो। तो अब वो जो एकदम ऑब्वियस केस है, चलो देखो आपने कहा ना जहाँ 2 आदमी होते हैं कि ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, बात इसकी दलील उसकी दलील, इसके गवाह उसकी बयान, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे है, पूरी दुनिया देख रही है, सारे जने गवाह हैं, मैटर सामने है। अब वहां के केस में सालों क्लियर करने में क्यों लगते हैं? वहां के बैठो जी, इसको बिरयानी खिला दो जी, अब इसकी बाद में तारीख लगेगी 5 साल बाद, 7 साल बाद, इसमें क्या बात का टेंशन? इस बात में क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है, हमारा कानून बोलता है कि अगर किसी आदमी ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भी बोलता हूँ ये बात कि भाई अगर तुमने कोई क्राइम किया तो फांसी बनती है तो फांसी टांग दो। हाँ। लेकिन उसको ट्रायल जो है वो तो फेयर दो ना। अब फेयर ट्रायल जो है वो अपने आप में लंबा प्रोसीजर है। अब पुलिस ने एक कार्रवाई की, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि पुलिस ने एक केस बनाया, चार्जशीट बना के फाइल कर दी। मुझे क्वेश्चन का आंसर कर दो कि क्या पुलिस 100% सच बोलती है? नहीं बोलती ना। तो कौन डिसाइड करेगा कि पुलिस कब सच बोल रही है, कब झूठ बोल रही है? जब आप हर केस में पुलिस के किए हुए काम पे क्वेश्चन उठाओगे। अब क्वेश्चन उठाओगे कोर्ट के अंदर, आपने मीडिया में देख लिया कि भाई साहब इस आदमी ने गन लेके गया था, इसने गोली मार दी, फलाना ढमकाना, जो भी चीजें थी, टेररिस्ट है, फांसी होनी है, उसको होनी है, कोर्ट का काम है। लेकिन उसका ट्रायल तो फेयर होना चाहिए। कल की डेट में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप बोलते हो कि इसको एक आदमी को ट्रायल फेयर नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। फिर एज ए जो सिटीजन जो परेशान फेयर ट्रायल कर दो ना, फेयर ट्रायल। इसने चार्जशीट की, ये था भाई साहब, इसने ये किया, ठीक है, 2-10 दिन में गवाही नहीं। वो लगा क्यों लंबा इतना? क्योंकि प्रोसीजर मैंने बताया ना, फिर आपने बोल तो दिया, लेकिन उसको पुलिस ने चार्जशीट बना दी, उसको क्या टाइम, 1 महीना लग जाएगा चार्जशीट बनाने में। उसके बाद अब क्या चाहिए? गवाह चाहिए। गवाह इतने सारे हैं, अगले 15 दिन में गवाही हो जाएगी। अब क्या बचा? नहीं हो सकती ना। अच्छा, गवाही 15 दिन में नहीं हो सकती। आप प्रोसीजर क्या है देखो, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, मान लो उसको 1 महीना लगना चाहिए तो 2 महीने लगाती है। ठीक है। उसके बाद चार्जशीट आ गई, फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा, कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस लेके वो कमिट करेंगे सेशन कोर्ट में, अगर सेशन ट्राइबल केस है तो सेशन कोर्ट में चला गया। उसके बाद वो जो विटनेसेस हैं उनको सम्मन करके बुलाएंगे तो सही,
अब मान लो आप रहते हो अहमदाबाद में, आपको जाना है दिल्ली, और मैं जज साहब बोलेंगे कल सुबह दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते। और अगर एक केस के अंदर विटनेस ही 100 हैं मान लो, तो 100 विटनेसेस की गवाही के लिए 100 दिन तो चाहिए कम से कम। अगर आप हर हफ्ते में भी एक गवाह कराओगे तो 100 हफ्ते लग जाएंगे उसमें, तो मिनिमम से मिनिमम 2 साल तो फिर भी चलेगा गवाही के। उसके बाद आपकी बेल के आर्ग्यूमेंट अलग हैं, एप्लीकेशन अलग है, फिर हाई कोर्ट जाओगे उसका अलग है। ये मैं जब बोल रहा हूँ जब हर 2 हफ्ते में डेट लग रही है, लेकिन यहाँ डेट 2 हफ्ते की लग नहीं सकती क्योंकि केसेस इतने ज्यादा है। केस लग रही है 3 महीने में, तो आपको लगता है 8 साल से पहले केस खत्म कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। प्रोसीजर अपने आप में जो है वो जान ले लेता है। किसी भी कोर्ट केस के अंदर 90% टाइम सिर्फ प्रोसीजरल काम हो रहा है। आप पिछली डेट पे जज साहब ने ऑर्डर किया था, इस डेट पे कंप्लायंस होनी चाहिए थी, कंप्लायंस होगी तो आगे बढ़ोगे, नहीं होगी तो एक डेट और लगेगी। कि आपके वकील साहब नहीं आए, बीमार पड़ गए तो डेट लग गई, मेरे वकील साहब नहीं आए तो डेट लग गई, जज साहब छुट्टी पे हैं 2 डेट लग गई, स्टेनो अवेलेबल नहीं है तो डेट लग गई, सब कुछ अवेलेबल है, गवाह नहीं आया तो डेट लग गई, आईओ साहब नहीं पहुंचे डेट लग गई, फाइल नहीं मिल रही डेट लग गई। ठीक, आपको फाइल की कॉपी दे दी, लेजिबल कॉपी नहीं है तो डेट लग जाएगी। गवाह आया, उसकी गवाही होनी थी, उसकी गवाही में 4 घंटे तक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, और उसके बाद बाकी के भी तो केसेस हैं, उनकी गवाही नहीं होनी चाहिए। आपको प्रेफरेंस नहीं मिल सकती है, और एट द सेक ऑफ समबडी एल्सेस केस नहीं होगी ना, तो फिर बाकी सबके लिए भी गवाही होनी चाहिए। तो आज आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, 2 महीने बाद आना, तब वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार हमें भी क्या होता है कि जब एक ही तरीके के केस में कई सारे गवाह खड़े हो जाते हैं, आके बोलते हैं कि भाई मैंने भी देखा था कि इसने गोली मारी है, दूसरा भी कहता मैं भी वहीं खड़ा था, तीसरा कहता मैं भी वहीं खड़ा था। तो एज ए लॉयर मेरी ड्यूटी क्या है? मैं कहूँगा जी पहले तीनों के स्टेटमेंट कराओ, क्रॉस में एक साथ करूंगा इनका, क्योंकि मैं एक से सवाल पूछूंगा, अगली डेट पे वो दूसरे को सिखा पढ़ा के लाएगा कि मैं तो टूट गया था भाई, तू मत टूटना। तो वो प्रोसीजर भी अपने आप में है। हमारा कानून कहता है कि हर बंदे को जिसके खिलाफ पुलिस ने केस बना दिया उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये उसका बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका स्टैट्यूटरी राइट है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसका राइट है। तो फेयर ट्रायल जो है ना वो लंबा है। अब वो फेयर ट्रायल के चक्कर में उसकी तरफ से वकील लगना चाहिए। बिल्कुल। अब नॉर्मली ऐसे केस में वकील आज जैसे कोई कसाब की तरफ बात करें या जहाँ पे एकदम क्लियर है कि यार पता है सबने इसी ने किया है, उसको भी वकील मिलता है? बिल्कुल, सबको मिलेगा। तो क्यों, मतलब उसको कोई वकील जेन्युइन लेता है या कोर्ट अपॉइंट करता है? आपको मैं एक बात बताता हूँ, फर्क समझो। आरोपी, आपके खिलाफ केस हो गया, आप आरोपी हो, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपने ही ये क्राइम किया है, अब आप अपराधी बन गए। तो आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। जब तक आप आरोपी हो ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि आपने ये क्राइम नहीं कर रखा है, आप इनोसेंट आदमी हो। अगर आप इनोसेंट बंदे हो, ये प्रिजम्पशन है हमारे कानून की, तो आपको हर वो राइट अवेलेबल होगा जो एज ए लॉयर, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आपको होना चाहिए। लॉयर की बात आती है कि अगर आप अपने, देखो आपको राइट है कि आप अपने लिए बेस्ट एडवोकेट रख सको जो आपको डिफेंड कर सके। अगर आपके पास नहीं है तो सरकार की ड्यूटी है कि वो आपको वकील देगी। अब ये सिस्टम की विडंबना है कि आपको प्रोसिक्यूट करने के लिए पुलिस भी सरकार की, आपको अगेंस्ट केस चलाने के लिए वकील भी सरकार का, जज साहब को तनख्वाह भी सरकार दे रही है, और आपको डिफेंड करने के लिए वकील भी सरकार देगी। वकील कह देगा हम नहीं लड़ेंगे केस तो सरकार देगी, 100%। कई बार हमें भी ऐसा होता है कि मेरी भी ड्यूटी है एज एन एडवोकेट, हमारी ड्यूटी क्या है, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने अगर हमें बोल दिया कि आपको इस केस के अंदर असिस्ट करना है एज ए अमिकस क्यूरी या फिर एज ए प्रो बोनो, तो मेरी ड्यूटी है, कोर्ट ने बोल दिया तो मैं उस ड्यूटी को फुलफिल करूंगा, और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी कोर्ट को असिस्ट करने की है। अगर मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस केस के अंदर आपको अपीयर होना है, पैसे नहीं लेने हैं, तो टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज मैं उस पर काम करूंगा, और मुझे करना भी चाहिए। मेरा जो जिसका केस है उसके लिए एक ड्यूटी है, लेकिन पहली ड्यूटी कोर्ट की है। सर ये जो कोर्ट हम देखते हैं मूवीज में कि वो कटघरा है और 4 लोग बैठे हैं और एक हीरो ने अच्छी दी, पीछे तालियां बजी, जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, यही एक्चुअल कोर्ट है या एक्चुअल कोर्ट एकदम डिफरेंट होता है? देखो, देखने में लगभग कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक का जो है ना वो कटघरे वगैरह जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं। कुछ हाई कोर्ट के पास पावर हेड जो सेशन मतलब ट्रायल चलाने की, वहाँ कटघरे बने होते हैं, हर कोर्ट में नहीं होते हैं। तो देखने में थोड़ा और सा ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। फिल्म में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ड्रामेटाइजेशन करनी पड़ती है। आपने वो ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, उसके अंदर था कि गवाह को फटाफट बुलाओ,
फटाफट सवाल पूछो, हाँ। फटाफट आंसर वो कर तो दो। ऐसे इसको गवाह को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसा सारे नहीं गवाह होता, एक साथ आ ऐसा गए। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो गवाह उतनी फटाफट नहीं आते जितना दिखाते ना हैं। तो उतनी फटाफट आते हैं और ना इतनी फटाफट जो गवाही वो होती है। अगर आपको देखना तो किसी दिन मेरे साथ चलो, मैं दिखा देता हूँ। अरे बस अपने ही केस में नहीं चलना, नहीं, दूसरे नहीं, के में अरे जाएंगे। दूसरे के केस में जाके देख के आएंगे। दूसरा क्या है कि आप जब जाओगे ना तो वहाँ क्या होता है, गवाही कैसे होती है। आप गवाहोगे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप नाम बताओ, आपने नाम बताया तो फिर स्टेनो को बताया इनका नाम है, लिखो। वो लिखेंगे, वो लाइन पूरी टाइप होगी, फिर पूछेंगे उस तारीख के आप बताओ इस केस के बारे में क्या जानते हो। फिर आप बताओगे कि जी मैं ये काम करता हूँ, मैं उस दिन यहाँ था। आपने 2 लाइन बोली, फिर वो लिखी जाएंगी। ऐसे करते करते हर लाइन टाइप होती है। वो टाइप होने के बाद फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सेम रहेगा, सवाल आंसर टाइप, सवाल आंसर टाइप। इसलिए भी वो गवाही में टाइम लगेगा। वो 4 घंटा गवाही चल सकती है। और वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अच्छा तुमने ये बोला, वो लास्ट में ना OMG 2 वाला सीन, हाँ कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ऐसा ये नहीं बताओ, होगा। ये बताओ, ये बताओ, और अब ये फंस गया, तो वो तो स्कोप ही नहीं है। ना ना ना। मैं तो धीरे धीरे सोच सोच के बोल रहा हूँ, ये लिखो, हाँ अब रुको, हाँ अब ये लिखो। तो वो फंसने फंसाने वाला गेम बॉलीवुड वाला है, वो एक्चुअल वाला बॉलीवुड नहीं वाला है। है। आपने जो बोल दिया वो लिखा जाएगा। जैसे मैं है। कुछ अमेरिकन कोर्ट्स की बताता हूँ, वहाँ क्या सिस्टम होता है ना, वहाँ स्पेशल टाइपराइटर होते हैं जो शॉर्ट हैंड पे चलते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वो लिखने का, टाइपिंग का अलग सिस्टम है। तो वहाँ लाइव होता है, मतलब आप बोल रहे हो ना, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो बोल रहे हो फटाफट फटाफट टाइप होता रहता है। इवन जो जजेस साहब बोल रहे हैं वो भी टाइप होता है। हमारे देश में क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप बात कर रहे हो या हाई कोर्ट में भी या सुप्रीम कोर्ट में भी, सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं जाती बहुत बार। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई गवाही हो रही है, जज साहब ने बीच में बोल दिया कि चुप, तो वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर कोर्ट के अंदर कुछ भी हो रहा है तो दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड। जज साहब ने बीच में ये भी बोल दिया ना कि ये चुप, तो ये चुप लिखा ना जाए, जज साहब ने बोला किसी और मैटर में बोला था, किसी और को बोला था, तो ये नहीं है। इसीलिए भी कई बार जो ट्रांसपेरेंसी वाला इशू है वो भी रहता है। कोर्ट में कैमरे भी होने चाहिए, वो भी नहीं है कि भाई कौन कितनी देर बैठ के काम कर रहा है, क्या बात हो रही है, किसने क्या कहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। एक डेकोरम तो मेंटेन होगा ना। कोर्ट एक ओपन प्लेटफॉर्म है, क्या ओपन कोर्ट है बेसिकली। जो भी डिसीजन होगा वो सबके सामने होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, किसी तरीके की कोई छुपावट नहीं होनी चाहिए। एक चीज आपने डिफरेंस बताई, गवाह इतनी तेजी तेजी से नहीं आते। सेकंड, वो आपका वो वाली दलील नहीं होती। हाँ। थर्ड चीज, एक वो जो कोर्ट में इमोशनल एक होता है कि भाई जज साहब मैंने फैक्ट तो रख दिए हैं, लेकिन लास्ट में एक वो मोनोलॉग लंबा चौड़ा आता है, फिर वो म्यूजिक आता है, फिर कहते हैं हाँ यार, तो जज पे प्रभाव पड़ता है, यार बात तो इसने सही बोली, रुक अभी रुक। तो ऐसा कुछ इमोशनल वाला एंगल होता है उसमें कुछ कभी ऐसा? कभी बोल सकते हो, लेकिन सुनवाई नहीं होती। बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा बोल हो तो कह तुम्हारी दो। मर्जी है, हाँ, कुछ बाकी भी बोल उसका सकते सुनाई, हो। भाई वो क्लोजिंग स्टेटमेंट के नाम पे तुम अपनी बात कह सकते हो, सुनेगा जज। देखो प्रैक्टिकल चीज तो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इशू चल रहा था कि भाई किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई थी, तो उस टाइम भी ये बात बोली गई थी। दूसरा क्या है कि उसमें एक दलील दी गई थी कि कल की डेट में अगर मान लो जैसे इंसेस्ट है, भाई बहन के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसमें यह आया था कि भाई बहुत सारे मेजॉरिटी देशों में ये इलीगल है। लेकिन कल की डेट में अगर आप एक चीज़ को बोलते हो कि कोई भी 2 मैच्योर अडल्ट साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप उसमें कैसे डिफाइन करोगे कि इनको रखना है, इनको नहीं रखना है। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पे कजन में शादी हो जाती है, हर जगह नहीं होती है, तो आप उसको भी कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो आप इमोशनली कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका केस है, केस के आउटकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मीडिया नैरेटिव का केस के आउटकम में फर्क पड़ता है। मीडिया नैरेटिव क्या है यार, उनको पैसे कमाना मीडिया में है। अगर कोई चीज ट्रायल चलेगी, मीडिया में हर जगह आ गया अरे ये तो गलत 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 गलत, तो वो क्या जज के दिमाग में जाता है कि यार अच्छा यार सब जगह यही चल रहा है, तो वो फैक्ट पे दिखता ना है। ना कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं मीडिया फर्क का काम पैसे कमाने का, वो कुछ भी चीज को मीडिया कुछ सेंसेशन भी करके करेगी दिखा उसको। देंगे। आज आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ भी केस हो जाता है, मीडिया दिखा देगा कि इस आदमी ने देखो कितना गलत किया है, ओपनली पकड़ा गया, इतना बड़ा आदमी था, फलाना था, ढिमकाना था। 6 साल बाद आप एक्विट हो गए, मीडिया में चूं चपड़ भी नहीं होगी। आपका पुराना जो न्यूज चढ़ाई होगी ना, उसको भी नहीं उतारेंगे वो। मीडिया को सिर्फ ये चाहिए आज ये बढ़िया चल रहा है, आज इसको चला दो ताकि आज की ज्यादा लोग TRP देख ले लें। लो, कल की बस, कल देखेंगे। पैसे कमाओ। एडवर्टाइजमेंट का गेम है भाई, जितने लोग देखेंगे उतना एडवर्टाइजमेंट आएगा। मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं आपको ऐसे केसेस बता देता हूँ जिसमें मीडिया में खूब हो हल्ला मचा, भाई साहब इस आदमी ने इतना गलत कर दिया, इसके खिलाफ रेप के केस हो रखे हैं, फलाना है, ढिमकाना है, और वो बाद में केस जो है वो FIR क्वैश हो गई, और हम नोटिस भेज भेज के परेशान है मीडिया को कि क्वैश हो गई, हटाओ इसको। वो हटा नहीं रहे, हमें खुद हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए। मीडिया को क्या मतलब है, मीडिया तो कहता है भैया कुछ भी चला देगा, कुछ कभी भी भी चला चला देगा। देगा। मीडिया को तो आप मैंने बोला ना, कीचड़ में लोग लेट रहे हैं और मीडिया चला रहा है।
अरे वो व्यूज आ रहे हैं उनके, व्यूज videos आ में। रहे हैं बस। किसी भी फैसले में जज का टेम्परामेंट है, जज का मूड डिपेंड करता है कि भाई जैसे कहीं कहते हैं ना यार ये वाला केस है ना इस जज के सामने ले जाओगे यार, जज तो यार ये थोड़ा खतरनाक है यार, ये तो हमेशा यही वाले फैसले देता है, या तुम इस जज के पास ले जाओ ये थोड़ा सही है कि भाई जैसे मान लो अपना बेल वाला मैटर है, यार तो इसके पास मत जा यार, ये बेल देता ही नहीं है कभी किसी को, बेल चाहिए तो इसके पास लगाइए फटाफट बेल देता है, ऐसा होता है। देखो किसके पास लगेगी आपके हाथ में नहीं होता, हाँ उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं होता। हर महीने बेल का रोस्टर बदल जाता है कि इस महीने ये जज साहब बैठेंगे, अगले महीने ये बैठेंगे, अगले महीने बैठेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और जो हाई कोर्ट है उनके पास रोस्टर रहता है। हाई कोर्ट में भी जो रोस्टर है वो हर 6 महीने में लगभग बदल जाता है कि आज इसके पास लग रही है, कल किसके पास लगी। क्रिमिनल में भी कई सारे जजेस होते हैं, सेम गोज विद सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो आपके हाथ में नहीं किसके पास लगेगी, ठीक है। अगर रोस्टर पे आ गए और आपकी किस्मत अच्छी है किसी के पास लग गया तो बात अलग है। लेकिन आप ये समझो कि जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपने घर से निकले, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर चाय गिरा दी गरम गरम और आप जले भुने आए हो, तो आते सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑफिस में डांट मारोगे दो चार लोगों को, हो सकता है उस दिन काम भी ना करो। तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। आप किसी से बात कर रहे नहीं, हो, नेचर भी तो होता है ना भाई, ये भाई साहब थोड़े से मतलब काइंड हार्टेड है, होता कहते हैं है। यार इनका परसेप्शन वो वाले हैं कि बेल आराम से दो, जेल एक्सेप्शन है। हाँ। और कोई ऐसे वाले भी आते हैं कि अरे जेल दो इनको, ऐसे ही लायक है। ऐसा बिल्कुल होता है। कारण क्या है कि जब हम कहीं किसी सीट पे बैठते हैं तो हम अपना एक ना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक बायसनेस होती है हर आदमी की, अपनी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन और जिस तरह की केसेस में देख रहा हूँ, तो वो बायसनेस हर किसी के साथ होती है, किसी की थोड़ी, किसी की ज्यादा। तो ये होता है। आपको ये तो देखना पड़ता है कि पिछली 100 जजमेंट, 50 जजमेंट जो उन्होंने की हैं वो किस तरीके की हैं, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद वो किस तरह के काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो ये टेम्परामेंट तो आपको उनकी, मोस्ट ऑफ द जजेस आर ऑथर्स, उनको जजमेंट लिखनी है। जजमेंट लिखने से जिस पे वो साइन कर रहे हैं उससे पता लगता है कि इनका जो टेम्परामेंट है वो किस तरह का है। तो इसका तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जजेस मिल जाते हैं जिनके पास वो एग्जैक्टली यही बात होती है कि बेल इनके पास लग गई तो डिसमिस ही होनी है, वो देंगे ही नहीं। अगर 10 लगी हैं तो 9 डिसमिस है। लेकिन जब उसी बेल में से 9 के 9 लोग हाईकोर्ट जाएंगे तो हो सकता है हाईकोर्ट छूटते कहते हैं कि नहीं बेल दे दो। हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि हम गए थे किसी केस में, है हमारे पास ना MLM का केस है, उसमें बंदा दुबई बैठा हुआ था, फिर बैंकॉक चला गया था, और हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई डिस्पाइट द फैक्ट कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस केस में बेल ग्रांट कर रखी थी। हम गए तो डिस्ट्रिक्ट साहब कोर्ट में जज साहब ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तो डिसमिस कर दूंगा। हमने कहा ठीक है जी। हाई कोर्ट गए, जाते पहली डेट पे हमारी जो इंटरिम बेल है वो हो गई, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, अब इंडिया में बैठा हुआ है। तो ये तो होता है टेम्परामेंट का डिपेंड। अब सर आते हैं एक बार पर्सनल लाइफ ऑफ लॉयर्स पे, कि पर्सनल लाइफ इन द सेंस मतलब उनकी करियर लाइफ ही है, लेकिन उस पे आते हैं। अब कोर्ट जस्टिस को छोड़ते हैं, अपन लॉयर पे आते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लॉयर्स की तो जिंदगी ऐसी है कि वो बेचारे 10-20-25 हज़ार कमाने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। मतलब मुझे ऐसा ध्यान है कि होता ना कि किसी केस में यार वो बाइक रखवाली केस है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा रहे हैं, तो वो जज वो वकील पीछे पड़ रहा है, अरे साहब 500 रुपए दे दो मैं गाड़ी छुड़वा देता हूँ, अरे मैं एफिडेविट बना लो। तो वो 1,500 रुपए के लिए क्लाइंट के आगे पीछे घूम रहे हैं कि यार 20-25 हज़ार जो है बड़ी बात है। और कई ऐसे हैं कि यार एक हियरिंग के 10-10 लाख लेके आओ। तो ये डिफरेंस कैसे रहता है? डिफरेंस कैसे रहता है? ये क्या डिफरेंस है? दोनों ने सेम लॉ पढ़ा है, सेम चीज पढ़ी है, फिर क्या है? और ये जो नीचे वाला रह गया, ये क्यों नीचे रह गया, क्या कारण है? और जो ऊपर होते हैं वो क्या कारण होता है? देखो पहला तो आपका ना डाटा ही गलत है। ठीक है। वो 10-10, 15-15 लाख नहीं, वो 40-40, 50-50 लाख एक दिन के चले जाते हैं, और एक केस में। और ऐसे उनके पास 10-10 केस भी होते हैं, तो एक दिन में 6-6, 7-7 करोड़ रुपए भी कमा लेते हैं। तो पहली बात तो डाटा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि कानून वो नहीं होता जो किताब में लिखा हुआ है। पढ़ी हमने वही किताबें हैं, राम जेठमलानी साहब ने वही पढ़ी थी जो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आज कुछ जजमेंट अब उनके जाने के बाद और नहीं आ गई हैं, लेकिन मोटा मोटी कानून वैसे ही है। लेकिन कानून वो होता है जो आपके वर्ड्स के बीच में गैप है। इंडियन पीनल कोड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तो इंडियन पीनल कोड कानून नहीं है। इंडियन और पीनल के बीच में जो गैप है वो कानून है एक्चुअली। वो पढ़ना आना चाहिए, फिर वो समझाना आना चाहिए। क्योंकि एक सेक्शन जब लेजिस्लेटिव बॉडी ने कुछ बना दिया कोई कानून, तो उसमें कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, एंड लगाएंगे, और लगाएंगे, वर्ड कौन सा यूज़ किया है, किसकी डेफिनेशन दी है, किसकी डेफिनेशन नहीं दी है, उसकी इंटरप्रिटेशन आप क्या समझते हो, उस इंटरप्रिटेशन को कोर्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हो, अपने केस में उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी है। इसके बेसिस पे आपका आउटकम कितना आता है।
तीसरा, आपके टाइम की वैल्यू कितनी है। जब ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई आदमी 1,000 रुपये के लिए काम क्यों करता है और कोई आदमी एक दिन के लिए या 5 मिनट के लिए 40 लाख रुपए क्यों लेता है। सेम, सिर्फ लॉयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऐसे बहुत सारे हैं, हर प्रोफेशन में आपके बिजनेस जो आपके कोच हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि भाई 27 लाख रुपए दोगे तो मैं 1 घंटे का सेशन लूंगा। ऐसे भी लोग हैं। तो सेम हर फील्ड में रहता है, तो सिर्फ लॉयर्स के साथ नहीं है। लेकिन लॉ एक ऐसी चीज़ है विच इज़ डायनामिक। एवरी डे लॉ चेंजेस, नई जजमेंट आ गई, नया तरीके का कानून है, नई तरीके की इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का कोई कानून बना हुआ था, 2024 में आके पलट दिया। आप पढ़ो उसको, चेंज हो गया। तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। अब मेरे पास एक केस आता है, मान लो उसमें एक लेडी है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो मतलब भगोड़ा घोषित होने की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो गई उसकी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले बोला है कि जिसके खिलाफ भी भगोड़ा घोषित होने की प्रोसेस शुरू हो गई उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। 1-1.5 महीने पहले। और मैं हाईकोर्ट में खड़ा हूं और मैं हाईकोर्ट में हमारे जज साहब को बता रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि पीओ प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, एनबीडब्ल्यू इनिशिएट हो गए तो आपको भी एंटिसिपेटरी बेल जो नहीं मिलेगी। ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप बताते हो कि वो जजमेंट इस ग्राउंड पे अलग है, यहाँ ग्राउंड अलग है और इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये तो हट गया, अब मुझे एंटिसिपेटरी बेल क्यों मिलनी चाहिए, वो दूसरा क्वेश्चन आंसर होगा। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी कोर्ट को बता सकते हो कि आप भी गलत हो सकते हो, इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये आपकी लॉ की नॉलेज है और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इसका एक इम्पैक्ट भी है, आपने किस कॉलेज से पढ़े या आपने किस कहाँ पे प्रैक्टिस की, उससे डजंट मैटर। आपका एक एलुमनाई नेटवर्क होता है, आपका एक दोस्तों का नेटवर्क होता है, उसका फर्क पड़ता है। लेकिन आप किसी कॉलेज से पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेहनत कितनी करते हो। एक लॉयर जो है वो जनरली बुद्धिजीवी है, वो अपने दिमाग से उसकी आजीविका चलती है, तो उसका दिमाग जितना शार्प होगा, जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा, उतना अच्छा करेगा। बात यह है कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू के जो उनकी जवानी और पहलवान का बुढ़ापा बराबर माना जाता है कि थोड़ा स्लो चलेगा जी। लेकिन अगर आप वो टाइम निकाल गए, आप हो स्मार्ट, आप काम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, आपकी ऑरेटरी स्किल अच्छी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। मैं खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। अच्छा, मेरे मतलब फादर, दादाजी कोई लॉयर नहीं रहे। तो हाई कोर्ट में अगर कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो इनिशियल में कितना कमा लेता होगा महीने का, और अगर वही 20 साल काम कर ले तो उसके बाद क्या अर्निंग हो जाती है? तो स्काई इज नॉट द लिमिट। शुरुआत में तो मान के चलो कि आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। हमने भी किया है, आज भी मैं करता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में मानो कि आपको शुरुआत में जो कानून की पढ़ाई आपने कॉलेज में की थी वो आपकी कोर्ट में काम नहीं आएगी। याद रखना ये चीज़, क्योंकि कोर्ट में जब आप देखोगे वहाँ दुनिया अलग होती है। प्रोसीजर 90% चल रहा होता है, सब्सटेंटिव लॉ आपका बैकफुट पे रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आज किसी भाई साहब ने किसी को गोली मार दी और गोली मारने के बाद वो कहता है कि इनको कल फांसी होनी चाहिए। गोली मारी, फांसी हो गई, ये लिखा है इंडियन पिनल कोड में, यानी भारतीय न्याय संहिता जो अब आई है। लेकिन गोली मारने से लेके उम्र कैद तक की सजा के बीच में क्या क्या गवाहियां होंगी, कब गवाहियां होंगी, वो प्रोसीजर में लिखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो वो प्रोसीजर चलेगा कोर्ट के अंदर। अब आपको तो पता, गोली मारी, फांसी टांग दो, लेकिन कोर्ट में गए वो कहते हैं पहले बेल बॉन्ड लेके आओ, पहले बेल बॉन्ड लेके आओ। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन एप्लीकेशन आ गई, गवाही आ रही है, उसकी अलग चल रही है। तो आपको जो कानून आप पढ़ के आए हो कॉलेज में वो किसी काम नहीं आएगा। तो पहले सीखो कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है विच इज काइंड ऑफ गोइंग डेड, क्योंकि ज्यादातर लोग अब ट्रायल में नहीं आ रहे हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जा रहे हैं। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी तलवार है जिससे आप पूरे केस को कभी भी तोड़ सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी डेजिग्नेट हो गए, वो भी हमसे बात करते हैं तो कई बार यही बात होती है। और मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, उनकी बात बहुत सही है कि जो आपका ट्रायल कोर्ट का वकील होता है ना, वो उस पंडित जी की तरह है जो आपकी कुंडली लिखता है, बनाता है। तो वो कुंडली अगर जो ठीक बन गई तो सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ सकते हो। अगर कुंडली ठीक नहीं बनी तो फिर मान के चलना कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एज ए यंग लॉयर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मानो कि फ्री में काम कर रहे हैं, और 20 साल बाद आप कितना कमा रहे होगे मैं इमेजिन नहीं कर सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आप हो सकता है कि आप 300 करोड़ का काम कर रहे हो, हो सकता है 200 करोड़ का काम कर रहे हो सकता है 2 करोड़ का कर रहे हो। लेकिन ये 200-300 करोड़ पॉसिबल है, आराम से होते हैं, कई लोग कर रहे हैं। कई सारी लॉ फर्म्स हैं इंडिया में जो 200 करोड़ से ऊपर का काम कर रही हैं साल का।
पर डे 1 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा की इनकम हो रही है। हाँ, बहुत है। ऐसे इंडिविजुअल लॉयर भी ऐसे हैं जो मतलब 100 करोड़ से ऊपर का साल का काम कर लेते हैं इंडिविजुअल है। तो आपने अभी एक व्यक्ति की बात करें, हाईएस्ट फीस किसी की पर हियरिंग की कितनी देखी है? मैंने कितनी देखी है? आपने कितनी देखी है या कितनी? 60 लाख के आसपास। 60 लाख पर हियरिंग की फीस आपने देखी है? उसमें जो हियरिंग हुई थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 12-13 मिनट चली थी। तो 13 मिनट की हियरिंग के लगभग 60 लाख रुपए चार्ज किए थे। कौन है वो एडवोकेट, अगर नाम शेयर कर सकते? ही इज नो मोर। मतलब एक टॉप एडवोकेट थे जो आपने देखी है। मैंने देखा। बाकी अगर वैसे ऑन रिकॉर्ड कहीं भी सुनी हो आपने या ऑन रिकॉर्ड हाईएस्ट किसने ली हो, कितनी? हाईएस्ट देखो, अब जो जितने भी टॉप के लॉयर हैं, राम जेठमलानी साहब अच्छी फीस लेते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कई सारे लॉयर हैं जो अच्छी फीस लेते हैं। तो ये डिपेंड बस उस लॉयर की कैपेबिलिटी पे है और आपकी नीड के ऊपर है कि आप किसको अपने साथ रखना चाहते हो। लॉयर को आपने बोला, किसी एडवोकेट को बोला कि आप हमारे केस में आ जाओ, उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे सकता। ऐसा भी होता है कि जब केस की हेयरिंग तो करोड़ों में भी जा सकती है, आपकी नीड के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे। मेरे पास पैसे भी बहुत है, मुझे तो आप ही चाहिए, बस। तो आप चाहे 2 करोड़ लो लेकिन आप ही जाओगे, बस। तो फिर वो वही फीस हो गई। बस वही फीस हो गई। तो नीड बेस्ड भी है, नीड बेस है और आपकी कैपेबिलिटी है, आप एंगेज कर सकते हो, आप पेमेंट पे करोगे। सबसे ज्यादा हाई इनकम देने वाला स्ट्रीम कौन सा है? सिविल वाला, क्रिमिनल वाला या ये कॉर्पोरेट वाला? सारे अलग अलग हैं। अच्छा। क्योंकि कॉर्पोरेट में आपका होता है कि जो बंधी हुई इनकम है कि एग्रीमेंट बनाए, पैसे आगे एडवाइजरी है, वो अलग सिस्टम है। लीगल डिस्प्यूट, पेटेंट भी होते हैं, टैक्स की बहुत सारी अलग अलग आती है, बहुत सारी फील्ड है, मतलब देयर आर मोर देन 100 फील्ड्स। अपना जो इंडियन लॉ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज बेटर है, वर्स है या बाकी सब जैसा ही है? पूरी दुनिया में ऐसा कोई लीगल सिस्टम नहीं है जो परफेक्ट है। हाँ, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। ओके। तो कहीं पे जब आप देखोगे, कहीं फैमिली लॉ खराब है, कहीं क्रिमिनल लॉ खराब है, कहीं सिविल लॉ खराब है। तो हमारा जो सिस्टम है यूनिक सिस्टम है। जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, जितने रिलीजन्स है, जितनी लैंग्वेजेस हैं, उसके हिसाब से जो सिस्टम है वो ठीक है। बस इसको और ठीक होने की जो गुंजाइश है वो हमेशा रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी और कंट्री का सिस्टम जो है वो हमारे से लीगल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। अब कई जगह पर ऐसा होता है, क्रिमिनल केसेस जैसे होते हैं, तो जैसे आपके UAE वगैरह हैं, दुबई वगैरह हैं, वहाँ पर गोली भी मार देते हैं चौराहे पे कि भाई इसने किया तो एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप अमेरिका में बोलोगे कि जी वहाँ राइट टू फ्री स्पीच बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे फैमिली लॉ जो है वो भी इंडिया से कहीं कुछ हद तक ख़राब भी है कई जगह पे। चाइना में जाओगे तो वो कहेंगे फैमिली लॉ तो बहुत अच्छा है, बाकी के जो लॉ हैं वो ख़राब हैं, वहाँ फ्री स्पीच नहीं है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे कानून सबसे अच्छे हैं। तो प्लस माइनस सब जगह होता है। अपनी कौन सी चीज सबसे बेस्ट लगती है आपको? देखो हमारे हर सिस्टम, पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हर सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो इम्प्रूव हो सकती है। तो हमारे में भी कुछ है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ अपनी क्या चीज आपको लगती है कि ये वाली चीज अपनी सबसे बेटर है मोटा मोटी? देखो हमारे यहाँ सबसे बेटर चीज़ ये है कि एक कॉमन से कॉमन सिटीजन भी वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, जो किसी और देश में किसी और कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि कोई बच्चा भी हो या बड़ा हो या कोई भी कॉमन सिटीजन कभी भी कोर्ट आ जाए, और वो भी टॉप ऑफ द टॉप कोर्ट। तो जो कोर्ट की एक्सेस है ना, वो हमारे देश में सबसे अच्छी है। मतलब आम आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं, थोड़ा न्याय में देरी हो सकती है बट आपके पास मिलने के चांसेस हैं, आप एक्सेस जा सकते हो, आपको जाना चाहिए। आपने में सबसे खराब चीज क्या है अपने? खराब या बोलेंगे कि यार जो चीज इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि यार ये इंडियन सिस्टम में बड़ा पंगा है? इंप्रूवमेंट तो सब जगह होनी चाहिए। बाकी 3 चीजें हैं। एक तो गरीब आदमी को न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर मिलता है तो देर से मिलता है, और तीसरा अगर देर से भी मिला तो उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। इंडिया में अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस कुछ गलत करता है तो उसको कोर्ट पकड़ लेगी। कोर्ट में अगर कुछ गलत हो गया, जज से ही गलत हो गया, या कोर्ट में वकील से गलत हो गया तो जज पकड़ लेगा, जज से गलत हो गया तो कौन है? देखो डिपेंड करता है किस चीज से गलत हुआ है, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो सब पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके लिए उसको इम्पीचमेंट का प्रोसेस अलग है। आप देखो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आज तक सक्सेसफुली एक भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। रेजिग्नेशन हो गया लेकिन इम्पीचमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उसका प्रोसेस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज उससे नीचे की अगर आप बात करो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वहाँ अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर मिसकंडक्ट करता है, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके अगेंस्ट FIR है, उसके अगेंस्ट अरेस्ट के प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसको जेल भी होती है। ऐसे बहुत सारे जजेस हैं हर स्टेट में मिल जाएंगे आपको जो आज भी सस्पेंड हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राइब का दिक्कत चल रही थी या रिश्वत का कोई शायद वो 33 पोस्ट जो आपने बताई उसके उनको दिक्कत है, या
मतलब उनको नहीं कुछ नहीं हो सकता, बाकी सब पे तो action लिया जाता जो है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है कि जब तक उनकी इम्पीचमेंट नहीं होगी तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता या वो रिजाइन करें। इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है कि पार्लियामेंट में पहले बिल लेके आओ, कितने % लोग होंगे, कितने सिटिंग होंगे, कितने % का वोट मिलेगा, फिर वो इम्पीचमेंट होने के बाद उसके आगे जो इंक्वायरी है वो आगे बढ़ेगी, तब जाके कहानियां बनती हैं। तो वो इतना डिफिकल्ट है क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द नोशन कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अब इस तरीके के रीजन होने का बात सर्व इतनी थी कि जजेस को जो भी ऑर्डर करना वो फियरलेस होके करें, डर के ना करें। फाइनेंस को लेके कानून बड़े हल्के हैं। जैसे इंडिया में मैंने जो स्कैमर्स है उनका, भाई कर लो 100 करोड़ का स्कैम, क्या फर्क पड़ता है, वो 10-20 करोड़ रुपए देके छूट जाएंगे, क्या है 5-7 साल की जेल भी काटनी होगी, काट कूट के आ जाएंगे। तो वो आदमी का इंटेंशन है 100 करोड़ रुपए कमा लिए ना, कर लिया फ्रॉड, दे देंगे 25 करोड़ रुपए पेनल्टी दे देंगे, 14 साल जेल कटेंगे, फिर 75 तो अपने ही है, मजे करेंगे। तो ये माइंडसेट रहता है लोगों का, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि तूने 100 करोड़ किया तो 200 की वसूली करेंगे, जीवन भर जेल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए चीटिंग कर ली, MLM चल रही है ना इंडिया में, कितनी दबा के और हर दूसरे तीसरे साल में आता है कि 500 करोड़ का 400 करोड़ का घोटाला हो गया। अब उसमें कई सारे लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वही वाली बात कि मैंने भाई साहब 200 करोड़ का घोटाला कर लिया, मान लो अब मैं 7 साल की जेल है, गुड बिहेवियर पे 5 साल में बाहर आ जाऊंगा, मैं मान लेता हूं कि चीटिंग करी है, लेकिन मैं 5 साल में 100 करोड़ नहीं कमा सकता, तो इट इज बेटर कि मैं 100 करोड़ रख लूं। कानून में प्रोविजन तो है चीजों के, लेकिन जब तक उसने जो पैसा कमाया है उस पैसे से जितनी प्रॉपर्टी ली है, जब तक वो अटैच नहीं हो जाएंगी, जब तक वो सारी चीजें सरकार के पास नहीं आ जाएगी, जिन लोगों से उसने पैसा लिया उनको वापस ना दे दी जाए, तब तक सिर्फ जेल के डर से आदमी नहीं बचेगा। तो यही है ना, मतलब एक्चुअली फाइनेंस में यही है, मतलब अगर सबसे अगर आपने 100 करोड़ का फ्रॉड भी किया और आपने एक्सेप्ट किया कि किया, तो आपको 7 साल की जेल दी जा सकती है। चीटिंग के केस में 7 साल तक की मैक्सिमम जेल है, इससे आगे नहीं है, इससे आगे नहीं है, मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम है वो। और उसमें भी गुड बिहेवियर पे हो सकता है 5-6 साल में निकल के आ जाओगे, तो क्या कर लेगा, इससे तो केस चल जाता है। वो 100 वापस नहीं देना। अगर वो कोर्ट में अटैच हो गए तो देखना पड़ेगा, वो केस टू केस डिपेंड करता है। उसने कहा मैंने 100 कमा लिया, वो 100 कमाए खर्च कर दिए सब मैंने। हाँ, मैंने तो 100 कमाए थे, मैंने तो खर्च कर दिए। 100 रिकवर करने का तरीका नहीं है मेरे पास, तो आप जेल काटो, अपना ऐश करो, ऐश करो। या मैंने 100 कमाए थे, मैंने 100 कमा के किसी को दे दिए थे, दोस्त को, अब वो गया, अब मेरे पास तो है नहीं साहब। इसी वजह से तो क्राइम होता है, इसी वजह से क्राइम होता है। और उसके साथ में भी कह रहे हैं कि सिस्टम इतना करप्ट है, आपने 100 करोड़ रुपए कमाए, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सबसे पहले पुलिस वाले बोलेगा भाई मेरे को क्या दे रहा था कि तेरी प्रॉपर्टी छोड़ दूं। हाँ, सबसे पहला ये आता है। या तो आप ट्रांसपेरेंट इतना रखो ना कि जिन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ उनको वापस करो, जब तक उनको आदमी को ये नहीं लगेगा ना कि मेरा पैसा सरकार मुझे वापस करवा देगी, तब तक वो आदमी इधर उधर कहीं ना कहीं छोटे लालच के चक्कर में इधर उधर जाएगा। दूसरा, जब वो जो आदमी क्राइम करने वाला है उस आदमी को भी तो लगना चाहिए ना कि सारा पैसा निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। हमेशा देखो ROI वाला सिस्टम, ROI वाला सिस्टम। मैं कह रहा हूँ कितनी सही ROI है उसकी। वो कह रहा है कर लो जो करना है, क्या होगा, ज्यादा 7 साल जेल काटे आएंगे, जिसका माइंडसेट ही है। मेजॉरिटी स्कैमर जो हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्कैम किए हैं, इवन बिटकॉइन वाला स्कैम देख लो ना, जो मिस्टर भारद्वाज, ठीक है, वो मर गए, लेकिन जो केस था वो भी चल रहा है। अच्छा, एक और होता है कि जैसे केस आपने 100 करोड़ का किया, उस पर केस चल रहा है, जेल भी गए, 3 महीने बाद बेल हो गई साहब, बोले वो फलानी चीज कम थी, ये चीज कम थी, हमने दे दी, बेल दे रहे हैं, पेरोल दे रहे हैं, बाद में चलेगा। तो फाइनेंशियल क्राइम को लेके कोई ज्यादा आदमी को, भाई मर्डर वाले को टेंशन है यार, उम्र कैद दे देंगे, जेल कर देंगे, फांसी लगा देंगे, रेप वाले को टेंशन हो गई है, फाइनेंशियल वाले को टेंशन, फाइनेंशियल वाले को टेंशन। और एक एज अ बिजनेसमैन में एक समस्या और जब से शेयर करता हूँ, ये मैंने देखा 138 के केस में। मैं 138 के केस में लॉयर से मिला हुआ हूँ। लॉयर कहता है देखो वैसे बात ऐसी है कि पैसे देने पड़ेंगे, आपने अगर 100 आपका चेक बाउंस हो गया, वह 138 मतलब चेक बाउंस, तो अगर आपने किसी को 1 लाख का चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, तो भैया वो देखो 1 लाख देने तो पड़ेंगे। लेकिन भाई साहब ये है कि 10 साल तक केस चलाने जिम्मेदारी मेरी। वो कहता है भाई साहब मेरी फीस आप टाइम से देते रहना, मैं 10 साल तक आपको तारीख पे तारीख दिला के 10 साल तो खींच दूंगा, 10 साल में आपका लेना अपने लाख रुपए की व्यवस्था, फिर आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है तब तक सामने वाली पार्टी परस्यू करना बंद कर दे, थक जाएगी ना सामने वाली पार्टी, तो वो रुक जाएगी, तो हो सकता है तुम बच जाओ, 10 साल तो मैं खींच के दूंगा, ये गारंटी है। ऐसे भी काम करते हैं, होता है ऐसे, कुछ जगह पे होता है। तो वहां पे कोई तरीका है कि जैसे मैंने अगर जेन्युइनली धंधा किया, बिजनेस किया, मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे चेक दे दिया, एडवांस दे दिया और बाउंस हो गया, तो मैं कैसे उसको करूं रिकवरी?
रिकवरी करने का देखो तरीके अलग अलग हैं। अगर सिर्फ चेक वाला इशू है, चेक बाउंस केस में लोग पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें 2 साल की जेल का प्रोविजन है, चेक अमाउंट के डबल अमाउंट का फाइन है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आपका केस जो है ना फास्ट ट्रैक चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कैसे चलेगा कि जज साहब ने जो ऑर्डर कर दिया कि अगली तारीख पे ये काम होना, तो वो काम होना चाहिए। अगर वो काम नहीं होगा तो उसी केस में 2-2, 3-3 डेट लगेंगी, पहला। दूसरा तरीका है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें एमएसएमई में रजिस्टर करो, आप आर्बिट्रेशन क्लॉज रखो। कमर्शियल कोर्ट के अंदर जब आपको 3 लाख से ऊपर की रिकवरी है तो कमर्शियल कोर्ट जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहो। आप 10 जगह अच्छी डील करते हो, 9 डील आपकी अच्छी हो गई, 9 जगह पैसे आ गए, लेकिन एक जगह अगर आपका पैसा सारा अटक गया तो 9 का प्रॉफिट खा जाएगा वो, क्योंकि आपका जो असल है वो भी गया और प्रॉफिट था वो भी गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लीगल पे खुद स्ट्रांग होके चलो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा अच्छा करो, एफिशिएंट करो। आप कमर्शियल कोर्ट में जाते हो, कमर्शियल कोर्ट के अंदर केस में चलने में लग जाएगा मान लो 4 साल, 3 साल लग रहे हैं। आप अगर मान लो सिविल कोर्ट में जाते हो उसमें 6 साल लग रहे थे, समरी सूट में जा रहे हो उसमें 3-4 साल लग रहे हैं, गो फॉर आर्बिट्रेशन जहाँ 1 साल लगे। एमएसएमई में भी जो आर्बिट्रेशन था वो भी फेल होता चला गया है। पहले क्या होता था कि आर्बिट्रेशन में आपने डाला, कंसिलिएशन हुई। सर मुझे एक बार इसको मैं बहुत बेसिक तरीके से मैं, क्योंकि व्यापारी के लिए मेरे को बहुत वो पीड़ा उठती है, हमारे रोज का काम है यही। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने एक आप पे भरोसा करके आपको 10 लाख का माल बेच दिया, ठीक है, 5 लाख का आपने चेक दे दिया मुझे, 5 लाख तो मेरे जबान पे कह रहे भाई ये दे देगा, 5 लाख का तो चेक है, 5 लाख का तो चेक भी नहीं है, बस हाँ मेरे पास 10 लाख का माल आपको दिया है, मेरे पास वो पर्ची है। अब मैं क्या ऐसा एक्शन लूं कागज में, डॉक्यूमेंट में, मैं इस ट्रांजेक्शन से पहले, ट्रांजेक्शन के दौरान, कि जिससे मेरे को ये इंश्योर हो जाए कि यार ये पैसा या तो ईमानदारी से दे ही देगा, नहीं भी देगा तो मैं लीगल सिस्टम से निकलवा ही लूंगा। शॉर्ट तो कुछ नहीं होता, पर 90% प्रोबेबिलिटी आ जाए। क्या तरीका है, क्या पहला तरीका तो ये ना कि गलती करते हैं लोग, वो ये गलती करते हैं कि जो कैश का अमाउंट का है सामान है उसका छोड़ के और 1 नंबर की पेमेंट ठीक ठाक कर लेते हैं और कैश वाले के चेक पकड़ते हैं। होना चाहिए उल्टा, जो कैश में गया उसका पैसे कैश पकड़ ले और जो 1 नंबर में गया उसका चेक रख ले, ताकि आपका जो खड़ा है पैसा सामने वो खड़ा दिखे। लोग कर रहे हैं उल्टा कि ये बिल गया, इसके पेमेंट तो आ गई जी, जीएसटी का क्रेडिट लेना था उसमें तो हो गया ना, लेकिन जो कैश का गया वो उसमें रो रहे हैं बैठ के। तो पहली बात तो आप जितना भी, पहली बात जो धंधा करना है, जो बिजनेस करना है उसको करो 1 नंबर में। अगर 1 नंबर में नहीं करना और कैश का काम करना है तो कैश का काम के कैश की ट्रांजैक्शन को अलग रखो पहले, और कैश वाले को सिक्योर करो, और जो आपका खड़ा है बिल में खड़ा है उसके लिए लीगल एक्शन लो। क्योंकि आप कोर्ट में जाओगे तो जैसा भी पूछेंगे बिल दिखाओ, पेमेंट दिखाओ, जीएसटी क्रेडिट लिया था कि नहीं लिया था। अब आप काम ही उल्टा करोगे तो बिजनेस में कैसे पैसा रिकवर होगा, नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं बोलता चलो मैंने पक्के में काम किया 100%, 10 लाख का पूरा बिल काटा, 10 लाख का बिल काट के मैंने कहा कि चलो चेक दो, आपने कहा अभी 10 कर 5 का दे दूंगा, चल 5 का भी दे दो, 5 बाद में दे देना। तो अब मेरे पास 10 लाख का पक्के में सेल है, 5 लाख का चेक पड़ा है, और 5 लाख का तो बस ये है कि भाई बिल के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, अगर आप एमएसएमई आर्बिट्रेशन में जा सकते हो आर्बिट्रेशन जाओ, ताकि 12 महीने में आपका केस का रिजल्ट तो आए। आर्बिट्रेशन 12 महीने में आता है। अब आर्बिट्रेशन में मैंडेटरी है कि जिस दिन आपकी प्लीडिंग कंप्लीट होगी उसके 12 महीने में ऑर्डर का अवॉर्ड करना ही करना है, क्योंकि 12 महीने से अगर एक्सटेंड करना पड़ गया टाइम तो सिर्फ पावर हाई कोर्ट के पास है और किसी के पास पावर नहीं है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो आर्बिट्रेटर हैं वो फटाफट 10 महीने 9 महीने में आपका अवार्ड कर देते हैं। दूसरा, अगर आपके एरिया में कमर्शियल कोर्ट का एप्लीकेबिलिटी है, आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हो तो गो फॉर दैट कमर्शियल कोर्ट, क्योंकि कमर्शियल कोर्ट 2016 में जब आया है, 2018 तक आते आते बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट हो गया। उसके अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आपके पास डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है सामने से तो भाई साहब फटाफट डिक्री हो सकती है। आप क्या करते हो, जो बीमारी हो गई तब तो आप कहते हो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए आप पार्क में वॉक करने नहीं जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप बिजनेसमैन आदमी हो, खुद को लीगली सिक्योर करके चलो, इंश्योरेंस करा के चलो। भाई साहब जिस दिन आप बिजनेस में आ गए, लोग कहते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा तो एग्रीमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिकवरी के सोचेंगे। मैं कहता हूं, मैं लोगों को एक चीज बोलता हूं कि आप जिसको भी बिजनेस कर रहे हो उसकी एक फाइल पे चेकलिस्ट बना दो कि भाई साहब ये बंदा है, इसका मैंने पैन कार्ड नंबर ले रखा है, आधार कार्ड नंबर ले रखा है, जीएसटी सर्टिफिकेट ले रखा है जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, चेक है तो मेरे पास चेक नंबर है, किसने डील किया था, कितना अमाउंट है, कितना लेजर है, उसकी अलग फाइल बना के रखो। जैसे डिले हो, विदाउट एनी डिले अपना लीगल का काम शुरू कर दो। कई बार लोग ये भी करते हैं कि भाई लीगल एक्शन शुरू हो गया है तो फटाफट नोटिस पे पैसे देते हैं। कुछ लोग ढीठ होते हैं, कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो कहते हैं कोर्ट का नोटिस आ गया तो पैसे देंगे।
अब अगर आपको कोई केस करना है, पैसे लग गए आपके, लेकिन जो डिफेंड करने का तो उसके भी तो पैसे लगेंगे। डिफेंड वाला बोलेगा यार कितना कितना मैटर है, बोले यार 5 लाख देने हैं। हाँ। वो वकील कितने मांग रहा है, बोले लाख रुपए तो वकील मांग रहा है, तो दे देना बोले यार। यार लाख वकील को भी देंगे, फिर ये केस चले, लाख तो अभी मांग रहा है ना, चलते रहते हो सकता है वकील का खर्चा 6 लाख हो जाए, इससे अच्छा 5 लाख में देके मैं तुम खुद भी तो जाओगे, अपना टाइम भी तो खराब करोगे, टाइम भी खराब करोगे, बाजार में रेपुटेशन खराब होगी। बिल्कुल। कि यार कोर्ट जाता है बार बार, पैसे नहीं है। हाँ। और बल्कि मैं तो ऐसे बोलता हूँ, कई लोग इस तरह रोजी नोटिस भेज दे क्या, डर लगता है नोटिस भेज दे क्या, बोलता हूँ पक्का भेजना चाहिए। 100%। बोले रोजी 100 के 100 को नोटिस भेजेगा, इनका भेजना ही नहीं है। 100 डिफॉल्टर है, तुम 10 नोटिस भेजो, बाजार में रेपुटेशन जाएगी, ये आदमी नोटिस भेजता है तो 90 डर के मारे पैसे दे देंगे। बोले यार सबके पैसे खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके मत खाना, ये नोटिस भेज देता है। हाँ। तो जिसके पास आदमी है कि भाई मैं तो काम ही है कि 30 दिन का पैसा, 30 दिन का तो पैसा हक्का है, 30 दिन मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, 30 दिन हाथ जोड़ लेता हूँ, 91 दिन नोटिस भेज देता हूँ। प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है। मेरे क्लाइंट है, वो क्या करते हैं, उनके ना 300-400 केस चल रहे हैं दिल्ली में। उनका सिंपल है, वो कहते हैं 8,000 का भी अगर पेंडेंसी है तो नोटिस भेजेंगे, केस कर देंगे। अगर 8 लाख की है तो भी करेंगे, और 80 लाख है तो भी करेंगे। उन्होंने एक एवरेज आउट कर रखा है सिस्टम कि अगर हमने कोई केस किया है और हमने किसी के खिलाफ, सामने वाला जो है उसके खिलाफ मान लो 50,000 रुपये लेने, वो 50,000 के लिए कितना खर्चा करेगा, 5 लाख है, कितना खर्चा करेगा। तो वो एवरेज आउट कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम हमारी मान लो 6 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं साल के, और हमारे 4 करोड़ तक रिकवर हो गए, तो हम एवरेज आउट करेंगे, 2 करोड़ के लिए लड़ लेंगे। लेकिन हमारे जो 4 करोड़ पहले बिल्कुल जीरो थे, आज नोटिस भेजने से, केस करने से आ तो गए, वरना वो भी नहीं आते। सही बात, ये तो बेसिक धंधा है ना। नहीं ये तो ये वो भय बिनु होए ना प्रीत है। हाँ। जब तक नोटिस आ बिना गया, भय ना आदमी प्रीत को पैसे दे सही। नहीं रहा, आदमी को पता है कि यार ये एक नोटिस आ गया तो फिर पैसा आ गया। नोटिस भेजो, केस करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे है कि भाई अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल वाला चीज है कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर वाला मैटर सॉलिड है। आप आर्बिट्रेशन में जाओ, आर्बिट्रेशन के अंदर आपको एटलीस्ट जो आपका केस का टाइम है ना, जो 6 साल 8 साल चलता था, वो 12 महीने में सिमट जाएगा। आपके पास फेवर में आए, अगेंस्ट आए, लेकिन आपके पास एक कोर्ट का ऑर्डर, मतलब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर तो होगा जिसको इन्फोर्स किया जा सकता है। और जनरली क्या होता है कि जब आप आर्बिट्रेशन इन्वोक करते हो तो आप क्लेम भी फाइल करोगे। तो मान के चलना कि अगर क्लेम अच्छा है, एग्रीमेंट अच्छे हैं, सारे पेपर अच्छे हैं, तो आपके फेवर में अवार्ड आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। फाइनल सवाल आपसे पूछना है, उसके बाद फिर एक रैपिड फायर राउंड करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। आप जैसे आपने कहा कि भाई जो वकील है वो भी जज बन सकता है, और इवेंचुअली आगे जाके आप हमारे जज बनते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी बनते हैं, तो आप क्या कुछ प्रायोरिटीज आपकी होगी कि यार ये मैं अगर जज बनता हूँ तो ये चीज़ें मैं इस कानून में चेंज करना चाहूँगा, ये 2-3 चीज़ों पे वर्क करूँगा, सुधार की जरूरत है, प्लीज। देखो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो केसेस हों टाइमली डिस्पोज ऑफ हों। उसके लिए अगर थोड़ा सा जजेस की अपॉइंटमेंट ज़्यादा हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जा सके, वो बहुत ज़रूरी है। न्याय आपको देर से अगर मिलेगा तो न्याय नहीं होता, वो अन्याय होता है। तो सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन तो इस चीज़ पे होना चाहिए। दूसरा, हर आदमी की सुनवाई प्रॉपर होनी चाहिए। तो कई बार लोगों को लगता है कि हमारी सुनवाई ही नहीं हुई टाइम से, तो वो सुनवाई होने का बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो हमारे जितने भी कानून हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इक्वल तरीके से होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ हद तक जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कानून के अंदर, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसा हो। बहुत सा बार ऐसा होता है कि लोग क्या कर रहे हैं कि खुद पैसे अपने छुपा के रखते हैं, कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरे पे फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के कानून ऐसे हैं, मैंने एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर, मैंने मेंशन भी किया था। तो वो चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम होना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ किसी तरीके के जो गलत काम हो रहे हैं वो नहीं हो। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि जितना करप्शन पुलिस के अंदर है वो किसी जगह नहीं है। मतलब मान के चलो कि मैं रोज़ पुलिस वालों से बात करता हूँ और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि लोगों का भरोसा पुलिस डिपार्टमेंट पे हो, तब हो सकता है जब पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होगी अगर गलत करेंगे तो ये तो मोटा मोटी मेन चीज़ है जिस पे काम होना जरूरी है। और सर एक मैं ऐड करना चाहूंगा, आप जब जज बनी जाएंगे तो ये करना, फाइनेंशियल जो क्राइम है इसको और खतरनाक करो थोड़ा सा। उसके लिए रिकमेंडेशन मैं ज़रूर सरकार को करूंगा उस टाइम पे कि आप जितनी ज़्यादा सज़ा बढ़ा सकते हो, जो इसने जो प्रॉपर्टीज़ परचेज की हैं या जो एसेट्स में पैसा लगाया है या इसने कोई क्रिप्टो करेंसी ले रखी है, उसको सीज करो, उन लोगों को वापस पैसे दो। इसकी जेल उम्र कद करो, कम से कम 50 साल की कैद करो। आदमी को ऐसा लगे कि अगर मैं पकड़ा गया तो जिंदगी मेरी जेल में कटेगी। हाँ, मैं तो आदमी डर जाए इस बात से, इस पैसे को यूज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कि पैसे कितने ही कमा लूं, मैं रहना तो मुझे जेल में ही है। ये उसको डर बनना चाहिए, बहुत जरूरी है।
तो थैंक्स अ लॉट विकास जी, अमेजिंग पॉडकास्ट। हमने जजेस के बारे में जाना, कोर्ट के बारे में जाना, एक लॉयर की इनकम के बारे में जाना, और पूरा लॉज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, क्या भूमिका है, सबके बारे में जाना। एंड थैंक्स फॉर द सो मच इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। जी।